हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सोर्सेज ऑफ लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जैसे देख पा रहे हैं सोर्सेज ऑफ लाइट, दैट मीन्स कि कुछ ऐसे डिवाइसेस जिससे हम किसी सिस्टम को या किसी डिवाइस को या किसी सरफेस को हम इल्यूमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, जहाँ से लाइट एनर्जी या फिर लाइट रेडिएशन आपको मिलता है। तो इस तरीके के डिवाइस को हम लोग सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। यहाँ पर हम पहला देख सकते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प, गैसियस डिस्चार्ज लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प। तो इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चला है कि इसमें जब भी हम इनपुट देंगे, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, वोल्टेज के टर्म में अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई देते हैं, तो हमारे पास जो भी डिवाइस होता है, जो लैम्प होता है, उसमें आर्क प्रोड्यूस होता है और उस आर्क की वजह से हमें इल्यूमिनेशन मिलता है। ठीक है, इल्यूमिनेट कर पाते हैं। तो ये हमारा इस तरीके का जो लैम्प होता है, जिससे हमें इस प्रोसेस से, आर्किंग प्रोसेस से हमें इल्यूमिनेशन मिल रहा है, तो हम इस तरीके के लैम्प को इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प कहते हैं। इसके डिटेल में हम इसको देखेंगे, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। सेकेंड वन इज इनकैंडेसेंट लैम्प। ठीक है, तो ये सभी ने देखा होगा, हमारे घरों में जनरली अवेलेबल होता है। तो इसमें ये मेनली आपका जो मेन इसमें एलिमेंट होता है वो फिलामेंट होता है। ठीक है, और इस फिलामेंट में जब हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई अप्लाई करते हैं, इसमें करंट फ्लो करने लगता है। तो करंट की वजह से ये जो आपका फिलामेंट होता है, ये इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत ही इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से कुछ जो भी आपका लॉसेस होता है, वो जो लॉसेस है वो लाइट एंड हीट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का इस प्रिंसिपल को जो यूज़ करता है, दीज लैम्प्स आर कॉल्ड इनकैंडेसेंट लैम्प्स। थर्ड वन इज गैसियस डिस्चार्ज लैम्प। ठीक है, तो गैसियस डिस्चार्ज लैम्प दैट मीन्स कि हमारे लैम्प्स के अंदर गैसियस फॉर्म में कुछ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और इन गैसेस का जब डिस्चार्ज होगा, ठीक है, जब भी ये डिस्चार्ज होगा जिस भी प्रोसेस से, तो ये इल्यूमिनेट करेगा। ठीक है, इल्यूमिनेशन प्रोसेस अकर होगा। तो यहाँ पर मेनली आप जो ट्यूबलाइट देखे होंगे, मरकरी लैम्प। ठीक है, तो इसमें हम लोग का सोडियम मरकरी वेपर लैम्प, ये सब इसका ये सारे गैसियस डिस्चार्ज प्रिंसिपल पे ऑपरेट होता है। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लास्ट वन इज फ्लोरोसेंट लैम्प। तो ये भी आपका फ्लोरोसेंट लैम्प होता है, अल्ट्रावायलेट रे एमिट करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास गैसियस डिस्चार्ज लैम्प था, उससे थोड़ा सा डिफ़र करता है। ठीक है, ये उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होता है। ठीक है, इसमें कुछ फास्फर पाउडर टाइप का मटेरियल होता है, और ये फास्फर पाउडर या फिर कुछ पाउडर मटेरियल आपके रॉड्स के या इलेक्ट्रोड के अंदर फिल होता है, और जब भी इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो इसका डिस्चार्ज अकर होता है। तो ये जब पाउडर या फिर पाउडर फॉर्म में जब डिस्चार्ज होता है तो ये लाइट एमिट करता है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रिंसिपल यूज़ होता है फ्लोरोसेंट लैम्प्स में। तो हम लोग एक एक करके डील करेंगे सोर्सेज ऑफ लाइट का, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, 4 टाइप का, इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प, इनकैंडेसेंट लैम्प, गैसियस डिस्चार्ज लैम्प एंड फ्लोरोसेंट लैम्प, जिसमें कि फर्स्ट जो है हमारे पास आर्क लैम्प है। ठीक है, तो नाम से हमने अभी जस्ट देखा कि यहाँ पर इस तरीके के लैम्प्स में आर्क प्रोड्यूस होता है। और ठीक है, तो आर्क किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन से और वर्किंग से समझेंगे। हमारे पास जो आर्क लैम्प है, इस आर्क लैम्प का भी क्लासिफिकेशन है
सब क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका आर्क लैम्प पे कार्बन आर्क लैम्प आता है, फ्लेम आर्क लैम्प आता है एंड मैग्नेटिक आर्क लैम्प आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन आर्क लैम्प्स में तीनों में जो डिफरेंसेस हम देख पा रहे हैं, दिस इज़ कार्बन, फ्लेम एंड मैग्नेटिक। तो ये आपका जो लैम्प जो आपका बनता है या फिर इल्यूमिनेशन जिस तरीके से होगा, इसमें मेनली जो कंसिस्ट करता है वो रॉड होता है, ठीक है। रॉड प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोड होता है, रॉड टाइप हो सकता है, डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज़ हो सकता है। और ये जो इलेक्ट्रोड आपका होगा, यही इलेक्ट्रोड आपका डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का बना होगा, जो कि आपके आर्क लैम्प को के क्लासिफिकेशन के अंडर में आएगा, ठीक है, ड्यू टू द मटेरियल यूज्ड। सो फर्स्ट वन इज़ कार्बन आर्क लैम्प। तो कार्बन आर्क लैम्प में मेनली इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका लैम्प फॉर्म कर रहा है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका जो है ये एक रॉड है, ठीक है, ये दूसरा रॉड है, और ये रॉड कैसा है, कार्बन का रॉड है, ठीक है। और कार्बन रॉड टाइप आपका इलेक्ट्रोड है, जो कि किस मटेरियल से बना हुआ है, कार्बन मटेरियल से बना हुआ है। तो इस वजह से ये आपका इस तरीके का लैम्प आपका कार्बन आर्क लैम्प कहलाता है। ठीक है, तो कार्बन आर्क लैम्प कंसिस्ट ऑफ 2 हार्ड रॉड टाइप इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का बना होता है। 2 इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड आर कनेक्टेड टू द डीसी सप्लाई, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड अभी हमने देखा वो एंड टू एंड कनेक्टेड होता है, ठीक है। आपका एक जो रॉड इस तरीके से है कार्बन इलेक्ट्रोड और दूसरा इस तरीके से है। तो इसका जो एंड होता है ये इस तरीके से बहुत ही पॉइंट कनेक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड होता है दोनों रॉड, और दोनों रॉड में डिफरेंस भी होगा, माइनर डिफरेंसेस होगा इसके रेडियस में, ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो एक जो रॉड होता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है और दूसरा जो होता है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो डीसी सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और दूसरा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो डीसी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो इस वजह से ये दोनों इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिस्पेक्टिवली कहलाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज ऑफ लार्जर साइज देन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये क्यों लार्जर साइज का होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। द कार्बन इलेक्ट्रोड यूज्ड विद एसी सप्लाई और ऑफ द सेम साइज दैट द डीसी सप्लाई, ठीक है। तो अगर हम एसी सप्लाई के साथ भी इस तरीके के कार्बन लैम्प को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी जो इलेक्ट्रोड होगा वो सेम साइज़ का होगा, ठीक है। द डीसी सप्लाई अक्रॉस द 2 इलेक्ट्रोड मस्ट नॉट बी लेस देन 45 वोल्ट। तो 45 वोल्ट से अगर हम कम सप्लाई देंगे इस तरीके के कार्बन आर्क लैम्प को तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो हमको ग्रेटर देन 45 वोल्ट डीसी सप्लाई हमको इसको प्रोवाइड करना होगा। When electric current passes through the electrodes are in contact and then withdrawn apart about 2 to 3 mm, an arc is established between the rods, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये रॉड्स कैसा होता है, एक दूसरे से पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है। ये जो दोनों पॉइंट होता है ये आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग डीसी सप्लाई यहाँ पर देते हैं ग्रेटर देन 45 वोल्ट, ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इधर से आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो अब इस रॉड का जो कनेक्शन था, इलेक्ट्रोड जो पॉइंट कनेक्टेड था, अब इस रॉड को हम क्या करेंगे 2 to 3 मिलीमीटर हम मिलीमीटर के डिस्टेंस से इसको हम सेपरेट कर देंगे। तो जैसे ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच आ जाएगा रॉड्स के बीच में, तो यहाँ पर का जो भी आपका एयर होगा ये आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एयर के आयोनाइजेशन की वजह से दैट मीन्स कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज था ये ट्रैवल होता हुआ इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसको ट्रैवल होते होते जैसे ही इन दोनों के बीच में
इस तरीके का सेपरेशन हुआ, तो चार्ज यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे सेपरेशन हो गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र होने के लिए पाथ नहीं मिलेगा, ठीक है, बट यहाँ से कंटिन्यूअस आपका चार्ज फ्लो करता हुआ जा रहा है। तो इस वजह से इसके आसपास जो भी एयर गैप होगा इसमें ये चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका इधर से नेगेटिव चार्ज भी फ्लो हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर चला जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आपका जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से इस साइड मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो यहाँ पर का जितना भी एयर होगा ये आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, और ये आर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये आर्क प्रोड्यूस करेगा और इस आर्क की वजह से आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा, ठीक है। ये आपका अगर पॉइंट सोर्स है तो कुछ इस तरीके से आपको लुमिनस फ्लक्स दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका ये सिंपल सा वर्किंग है कि हम लोग हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होता है इस तरीके के लैंप में, जिसको कि डीसी सप्लाई दिया जाता है 45 वोल्ट के ग्रेटर डीसी सप्लाई, ठीक है। और फिर कुछ देर बाद हम लोग इन दोनों के बीच में सेपरेशन करते हैं 2 to 3 mm का, और इस बीच हमें ये आर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी आर्क की वजह से हमें हमारा जो भी सरफेस होता है वो इल्यूमिनेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमें डाटा गिवन है किस तरीके का, यहाँ पर लुमिनस एफिशिएंसी इस तरीके के लैम्प का 9 to 12 लुमेन पर वाट के करीब देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ दिया हुआ है कि आपका जो 85% जो लाइट इल्यूमिनेट हो रहा है या फिर रेडिएट हो रहा है, ठीक है, कार्बन आर्क लैम्प में, वो ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो चार्जेस था वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये आर्क आपको तब तक देखने को मिलेगा जब तक कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड में ट्रांसफ़र ना हो जाए, ठीक है। तो आपका जो 85% ऑफ लाइट जो होता है टोटल लाइट का या टोटल लुमिनस फ्लक्स का 85% ये ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एंड 5% आपका जो है 10% जो है ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड की वजह से होता है, एंड 5% जो है वो आपका एयर में जो डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्क लैम्प, ठीक है, कार्बन आर्क लैम्प, जिसमें इलेक्ट्रोड जो होता है वो कार्बन मटेरियल का बना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इन आर्क लैम्प में अगर हम डिफरेंसेस देखें तो ये बहुत माइनर डिफरेंसेस होता है मटेरियल यूज्ड का, ठीक है। इसका सेकंड क्लासिफिकेशन हम देखेंगे फ्लेम आर्क लैम्प, ठीक है। तो हम देखेंगे द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन फ्लेम आर्क लैम्प आर मेड अप ऑफ 85% ऑफ कार्बन एंड 15% ऑफ फ्लोराइड। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंस हम देख सकते हैं कार्बन एंड फ्लेम आर्क लैम्प में, वो क्या है कि जो मटेरियल इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसमें 85% ही बस कार्बन है, एंड बाकी का 15% फ्लोराइड मटेरियल का बना होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास कार्बन आर्क लैम्प में 100% सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना था। तो ये डिफरेंस हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। दिस फ्लोराइड मटेरियल इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लेम मटेरियल, ठीक है। ये फ्लेम मटेरियल भी कहा जाता है, इसको क्यों कहा जाता है अभी हम लोग इसके वर्किंग में देखेंगे। इट हैज़ द एफिशिएंट प्रॉपर्टी दैट रेडिएट्स लाइट एनर्जी फ्रॉम हाई हीटेड आर्क स्ट्रीम, ठीक है। इसके पास एफिशिएंट, ये फ्लेम मटेरियल का होता है, ठीक है, फ्लेम मटेरियल भी कहा जाता है। तो इसके पास एफिशिएंट प्रॉपर्टी होता है कि ये हाई हीटेड आर्क स्ट्रीम के वजह से लाइट एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक है। जनरली द कोर टाइप इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड एंड द कैविटीज़ आर फिल्ड विद द फ्लोराइड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है ये मेनली आपका
कोर टाइप इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। कार्बन आर्क लैंप में जो हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया वो रॉड टाइप था, आपका सॉलिड मटेरियल होता है। बट रॉड कोर टाइप इलेक्ट्रोड जो होता है ये आपका हॉलो इस तरीके का रॉड होता है, ठीक है। और जिसमें आपका जो कैविटी बना होता है आपका कोर में, ठीक है, रॉड में, और इस कैविटी के अंदर आपका फ्लोराइड मटेरियल फिल किया हुआ रहता है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फ्लेम आर्क लैम्प इज सिमिलर टू द कार्बन आर्क लैम्प, ठीक है। तो दोनों का जो वर्किंग ऑपरेशन है वो बिल्कुल दोनों का सेम है, ठीक है। सेम ऑपरेशन यहाँ पर होता है, बस जो माइनर डिफरेंस है वो मटेरियल यूज्ड का है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन भी आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि ये इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया जा रहा है वो कैसा किया जा रहा है, कोर टाइप इलेक्ट्रोड, बल्कि हम लोग कार्बन आर्क लैम्प में रॉड टाइप इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे, ठीक है। When the arc is established between the electrode, both fluoride and carbon gets vaporized and give out very high luminous intensities, ठीक है। इस यहाँ पर भी दो रॉड आपका इस तरीके का होता है जो कि दोनों एक दूसरे से पॉइंट कनेक्शन होता है यहाँ पर, और जैसे ही हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं चार्ज इधर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफ़र होगा। और फिर कुछ सेकंड के बाद हम इन दोनों को जब 2 to 3 mm हम इन दोनों के बीच में सेपरेशन कराएंगे तो आपको हाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्क प्रोड्यूस होगा एंड आर्क की वजह से इल्यूमिनेशन अकर होगा। द कलर आउटपुट ऑफ द फ्लेम आर्क लैम्प डिपेंड अपॉन द फ्लेम मटेरियल, ठीक है। तो फ्लेम मटेरियल यहाँ पर कौन सा यूज़ किया गया है, फ्लोराइड यूज़ किया गया है। तो जो आउटपुट होगा, कलर आउटपुट होगा आर्क लैम्प्स का, फ्लेम आर्क लैम्प्स का, वो डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लेम मटेरियल यूज़ किया गया है, ठीक है। तो डिफरेंट फ्लेम मटेरियल का डिफरेंट कलर्स हो सकता है। लुमिनस एफिशिएंसी ऑफ सच लैम्प इज 8 लुमेन पर वाट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक फिगर दिखाया गया है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम होता है, बस आपका मटेरियल यूज्ड में डिफरेंसेस होता है, ठीक है। ये एक पहला इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। यहाँ से पॉजिटिव डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं इस रॉड को, एंड नेगेटिव सप्लाई आपको जा रहा है नेगेटिव रॉड को, ठीक है। जब इन दोनों के बीच सेपरेशन होगा तो आसपास का जितना भी एयर होगा वो आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, और इसके वजह से आर्क रिलीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ हम देख पा रहे हैं, क्या, स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर। तो ये इस इलेक्ट्रोड को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग ऑपरेशन कैसे होता है ये हमने देखा, ठीक है। ये था मेनली हमारा फ्लेम आर्क लैम्प। और इसका लास्ट जो क्लासिफिकेशन है ये मैग्नेटिक आर्क लैम्प है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक आर्क लैम्प जो है ये भी आपका कार्बन आर्क लैम्प की तरह ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। सेम है, तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा, बस जो आपका इलेक्ट्रोड का मटेरियल होगा वो डिफ़र करेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक आर्क लैम्प जो होता है वो कॉपर का बना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने कार्बन मटेरियल यूज़ किया, फिर कार्बन के साथ फ्लोराइड यूज़ किया, एंड लास्टली हम मैग्नेटिक आर्क लैम्प में कॉपर मटेरियल यूज़ करते हैं। तो जब हम कॉपर मटेरियल यूज़ करते हैं किसके लिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है, सॉरी यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा कॉपर मटेरियल का बना होता है, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो दो क्लासिफिकेशन देखा उसमें दोनों रॉड जो था वो सेम मटेरियल का बना हुआ था, बट यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए अलग मटेरियल है कॉपर का, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए अलग मटेरियल है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा जैसे अभी हमने देखा। जब इन दोनों रॉड के बीच में सेपरेशन आएगा 2 to 3 mm का, तो यहाँ पर जितना भी एयर होगा वो आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आर्क प्रोड्यूस होगा जो कि लाइट एनर्जी के फॉर्म में आएगा। तो ये था बेसिकली हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ
आर्क लैम्प्स। मेन क्लासिफिकेशन में हम वापस जाएंगे जहाँ पर हमारे पास सेकंड टाइप था इनकैंडेसेंट लैम्प। ठीक है, तो इनकैंडेसेंट लैम्प हमारे घरों में होता है, यहाँ पर सभी को मालूम होगा, हम लोग देखे भी होंगे। इसमें जो मेन मटेरियल होता है जो कि इल्यूमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ फिलामेंट। ठीक है, एक मेटालिक वायर होता है, बहुत ही उसका एरिया, बहुत क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही हाई होता है। इसमें हम जब लोग एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर जब हमारा जो सप्लाई है अगर हम वोल्टेज लो रखते हैं, ठीक है, तो हीट जो होगा ये भी थोड़ा कम रेंज में आएगा, लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देते हैं तो हीट ये इंक्रीज़ होता है, और जैसे हम वोल्टेज को और इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो हीट है ये हीट होने के साथ साथ ये लाइट भी एमिट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हाई वोल्टेज पे और हाई टेम्परेचर पे जैसे हम सप्लाई देंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर इसके वोल्टेज बढ़ने पे आपका रेजिस्टिव एलिमेंट होता है फिलामेंट, तो करंट भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जैसे जैसे हम लोग सप्लाई वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इस फिलामेंट के अक्रॉस I भी इंक्रीज़ करेगा, और जैसे जैसे I इंक्रीज़ करेगा तो हीट भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे हीट राइज होता हुआ जाएगा तो हीट राइज की वजह से ये आपका टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज की वजह से इनिशियली ये हीट प्रोड्यूस करेगा एंड उसके बाद और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये लाइट के फॉर्म में एमिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो लैंप होता है ये टेम्परेचर रेडिएटर्स भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर लो रहेगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा फिलामेंट, और टेम्परेचर हाई रहेगा तो ये लाइट एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स है कि फिलामेंट जो हम लोग बल्ब जब डिज़ाइन अगर करते हैं तो कैसा फिलामेंट मटेरियल, फिलामेंट के लिए मटेरियल कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, सॉरी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए फिलामेंट के मटेरियल का। तो मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी में लाइट एनर्जी गेन करने के लिए हमको टेम्परेचर जो होगा फिलामेंट के अक्रॉस इसको बहुत ज़्यादा हाई करना होगा। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो ये हाई टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर पाएगा और ये ब्रेक हो सकता है। तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल शुड बी लो। ठीक है, हाई टेम्परेचर हमें चाहिए तो मटेरियल कोफिशिएंट लो होना चाहिए। हाई रेजिस्टिव मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, हाईली रेजिस्टिव मटेरियल होना चाहिए। हाईली रेजिस्टिव मटेरियल होगा, ठीक है, तो उसके अक्रॉस ड्रॉप आपका ज़्यादा होगा, और ड्रॉप ज़्यादा होने की वजह से जो लुमिनस फ्लक्स का इंटेंसिटी होगा वो ज़्यादा हमको मिलेगा। मटेरियल शुड पोजेसेस गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड वाइब्रेशंस। ठीक है, वाइब्रेशन के साथ विथस्टैंड करना चाहिए, इसके लिए गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, एंड मटेरियल शुड बी डक्टाइल। ठीक है, अगर टेम्परेचर कोई भी हम लोग मेटालिक मटेरियल का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो अगर वो एक्सपेंडेबल नहीं होगा तो वो डैमेज हो सकता है, अपना प्रॉपर्टी लूज़ कर सकता है। तो ये डक्टाइल अगर प्रॉपर्टी का होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ ही एक्सपैंड भी होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है कि फिलामेंट का डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज़ करने पर क्या क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन देख पाएंगे। ठीक है, ये हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प या बल्ब कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। आपका जो ये आउटर लेयर है, ठीक है, ये आपका ग्लास का बना होता है। ठीक है, ग्लास बल्ब है। यहाँ पर आपको बहुत छोटा सा फिलामेंट दिखेगा, टंगस्टन मटेरियल का या कार्बन मटेरियल का या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल कोई भी यूज़ हो सकता है। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको फिलामेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो आपका एयर गैप दिख रहा है, ठीक है, ये वाइट वाला पार्ट, इसमें आपका वैक्यूम या फिर गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके वजह से इस गैस या फिर वैक्यूम को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक सील कैप होता है, ठीक है, एल्युमिनियम कैप होता है, और इस एल्युमिनियम कैप के ऊपर 2 इलेक्ट्रोड्स निकला हुआ होता है, जिसके हेल्प से हम लोग इसे होल्डर में फिट कर पाते हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्टैक्ट प्लेट हो गया और पिंस हो गया, ठीक है। ये जो आपका इलेक्ट्रोड यहाँ से बाहर निकला हुआ है, ये वाला पिंस, ये पिंस यहाँ से कनेक्टेड होता है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। और ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, सपोर्टिंग वायर्स के साथ, ठीक है। सपोर्टिंग वायर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये सपोर्टिंग वायर्स होता है, ये फिलामेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेम ट्यूब है, यहाँ पर ये स्टेम ट्यूब क्या करता है, ये जितना भी सपोर्टिंग वायर्स है एंड फिलामेंट है, इन सबको ये होल्ड किए हुए रहता है, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। डिफरेंट पार्ट्स हम इसमें देख सकते हैं इनकैंडेसेंट लैंप का, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन हम लोग जस्ट अभी देख चुके कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे बल्ब से, ठीक है, ये आपका पिन जो है ये आपका सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सप्लाई देंगे प्लस माइनस जाएगा, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, फिलामेंट के साथ में, तो फिलामेंट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। When electric current is made to flow through the fine metallic tungsten filament, ठीक है, its temperature increases, ठीक है। मेटेलिक कोई भी एलिमेंट में जब भी हम लोग करंट पास करते हैं तो वो उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाता है। एट वेरी हाई टेम्परेचर द फिलामेंट एमिट्स बोथ हीट एंड लाइट रेडिएशन, ठीक है। हाई टेम्परेचर में ये हीट एंड लाइट दोनों ही एमिट करना शुरू करेगा, विच फॉल इन विजिबल रीजन। The maximum temperature at which the filament can be worked without oxidization is 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बिना फिलामेंट का ऑक्सीडाइजेशन हुए ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है दैट इज 2000 डिग्री सेल्सियस। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर, अब 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, ठीक है, फिलामेंट का, तो ये जो टंगस्टन फिलामेंट है ये ब्लैक हो जाता है, ठीक है, ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है, इनसाइड द बल्ब। द टंगस्टन फिलामेंट लैम्प कैन बी ऑपरेटेड एफिशिएंटली बियॉन्ड 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चूँकि 2000 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड होने के बाद ये जो टंगस्टन फिलामेंट होता है ये कुछ ब्लैक लेयर फॉर्म कर लेता है, बट फिर भी इसको एफिशिएंटली ऑपरेट किया जा सकता है बियॉन्ड 2000 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैसे किया जा सकता है? It can be attained by inserting a very small quantity of inert gas nitrogen, ठीक है, with a small quantity of organ। तो 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, फिलामेंट में ब्लैक कलर का कुछ लेयर फॉर्म हो गया है, बट उसके बाद भी अगर हमें लैम्प को एफिशिएंटली ऑपरेट करना है तो क्या किया जाएगा? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इनर्ट गैस नाइट्रोजन को स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ ऑर्गन के साथ मिक्स करके इंसर्ट किया जाता है, कहाँ? बल्ब के अंदर। अब बल्ब के अंदर जब इंसर्ट किया जा रहा है इनर्ट गैस को, तो बल्ब जो है वो आपका सील किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया हुआ रहता है। तो जब हम लोग ये गैस को जब हम लोग उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो वैक्यूम है वो कंडक्ट करना शुरू कर दे, ठीक है, वो जिस वे से हम लोग उसको इंसर्ट कर रहे हैं उस वे में ये कंडक्ट करना शुरू हो जाए, ठीक है। और इसके वजह से जो लैम्प का एफिशिएंसी होगा वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वैक्यूम जितना होना चाहिए था वो अब इनर्ट गैस को इंसर्ट करने के टर्म में रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके के लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? द फिलामेंट शुड बी वाउंड दैट इट टेक्स वेरी लिटिल स्पेस, ठीक है। तो अब फिलामेंट जो हम लोग यूज़ करेंगे वो बहुत ही लेस एरिया को ऑक्यूपाई करने वाला होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही
इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा बहुत ही कम होगा जितना थिन वायर होगा, थिन फिलामेंट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग जब इनर्ट गैस को 2000 डिग्री सेल्सियस के अबव भी, टेम्परेचर के अबव भी यूज़ करने के लिए हम लोग इस तरीके का बहुत ही थिन वायर, थिन फिलामेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग अ सिंगल कॉइल फिलामेंट इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट वायर फिलामेंट। तो ये हमको थिन वायर कैसे मिलेगा, बहुत ही लेस क्रॉस सेक्शन वाला। हम लोग एक स्ट्रेट वायर को यूज़ करने के बजाय इस तरीके का कॉइल बना हुआ यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कॉइल वायर या सिंगल कॉइल फिलामेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल कॉइल और यहाँ पर कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट, ठीक है। ये सिंगल कॉइल है, एक ही टर्न सिंगल वायर का बना हुआ है, और यहाँ पर आपको मल्टी इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का कॉइल देखने को मिलेगा। तो ये दोनों तरीके का हम लोग कॉइल फिलामेंट यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था कि जो फिलामेंट था, फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग वायर्स था। आप लोग बल्ब में देखे होंगे कुछ इस तरीके का रहता है। तो जब आप सिंगल कॉइल फिलामेंट यूज़ करते हो तो आपको ये सपोर्टिंग वायर्स देना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लेस एरिया का हो गया, बहुत ही थिन वायर हो गया, तो इसको सपोर्ट का नीड पड़ता है, ठीक है। बट जब आप कॉइल्ड फिलामेंट यूज़ करते हो तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो इंक्रीज़ कर जाता है, और इसके वजह से आपको सपोर्टिंग वायर्स का या सपोर्टिंग लीड्स का नीड नहीं पड़ता है। तो ये एडवांटेज हमें मिलता है किससे? कॉइल फिलामेंट से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर 2000 डिग्री सेल्सियस के अबव भी हमको यूज़ करना है इनकैंडेसेंट बल्ब को, तो हम सिंगल कॉइल फिलामेंट या कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही लेस होता है। एक डिसएडवांटेज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टंगस्टन फिलामेंट होता है ये एजिंग इफेक्ट को सफ़र करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि टाइम के साथ में जैसे जैसे टाइम पास होगा तो इसका जो एफिशिएंसी होता है या आउटपुट ऑफ, ठीक है, आउटपुट यानी कि लुमिनस फ्लक्स जो होता है ये डिक्रीज़ होता हो जाता है, ठीक है। तो इसका दो रीज़न हो सकता है क्या, कि बहुत हाई टेम्परेचर के साथ जो आपका फिलामेंट होता है उसका वेपराइजेशन होता जाता है, ठीक है। फिलामेंट दैट मीन्स कि उसमें जो भी मटेरियल है हाई टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से वो वेपराइज हो जाता है, वहाँ पे वैक्यूम या फिर गैस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो उसमें वो वेपराइज हो गया, और इसकी वजह से कॉइल का जो डायमीटर है वो और कम हो जाता है, ठीक है। और कम होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये L/A हम लोग लिखते हैं, रो L/A। तो रेजिस्टेंस और एरिया जब आपका डिक्रीज़ कर गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जब इंक्रीज़ कर गया तो करंट हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो एजिंग इफ़ेक्ट होता है तो ये किस वजह से होता है, हाई टेम्परेचर में फिलामेंट का वेपराइजेशन हो जाता है, एंड वेपराइजेशन होने की वजह से जो क्रॉस सेक्शन एरिया है या कॉइल का डायमीटर है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने से करंट डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और करंट जब वो कम लेगा तो वहाँ पर टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा राइज़ नहीं कर पाएगा ड्यू टू लो करंट, और इसकी वजह से जो आउटपुट लाइट है या फिर लुमिनस फ्लक्स है वो बहुत ही कम मिलेगा, इंटेंसिटी बहुत कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके का रीज़न हमें यहाँ पे मिल सकता है आउटपुट ऑफ लाइट का, लाइट आउटपुट के डिक्रीमेंट का रीज़न। सेकेंड वन इज़ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेंस एंड पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट डिक्रीजेस, ठीक है। तो जब आपका वेपराइजेशन हो जाता है टाइम के साथ, ठीक है, तो ये लेस पावर को कंज्यूम करने लगता है, करंट जो है वो कम ड्रॉ करने लगता है, ठीक है, जिसके वजह से इसका एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा लुमिनस फ्लक्स है उसमें डिक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। एडवांटेजेस हम लोग जनरल एडवांटेज यहाँ पे देख सकते हैं, वेरियस साइज एंड शेप्स में अवेलेबल होता है, यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट
करता है। ठीक है, ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है यूनिटी पावर फैक्टर। ये आपका रेजिस्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, फिलामेंट जो होता है, और रेजिस्टेंस का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी लॉसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर में। ठीक है, हम पावर का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े होंगे। टोटल पावर जो होता है ये एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर में क्लासिफाई होता है। ठीक है, तो अगर यूनिटी पावर फैक्टर है दैट मीन्स कि इस टोटल पावर का सारा पावर यूज़ हो जा रहा है। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर दैट मीन्स कि पूरा का पूरा एक्टिव पावर ही यूज़ हो रहा है। बट अगर आपका पावर फैक्टर लैगिंग या लीडिंग पावर फैक्टर होता है तो उसमें रिएक्टिव का केस भी आता है। अगर आपका 0.8 है पावर फैक्टर दैट मीन्स कि 0.8 पार्ट जो है 80% आपका एक्टिव यानी कि मेन ऑपरेशन के लिए यूज़ हो रहा है, एंड 0.2 ठीक है 20% ये आपका रिएक्टिव में यानी कि अनयूज्ड पावर रह जाता है। तो यहाँ पर पावर लॉस आपको देखने को मिलेगा इस केस में। ठीक है, जहाँ पर आपका लैगिंग और लीडिंग मटेरियल या फिर लोड आप यूज़ करेंगे तब। यहाँ पर हम रेजिस्टिव एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टिव एलिमेंट होता है फिलामेंट, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर में दैट मीन्स कि ये कंप्लीट टोटल पावर के एक्टिव पावर वाले पार्ट को यूज़ कर लेता है। These lamp are not affected by surrounding air temperature। ठीक है, एयर का जो भी सराउंडिंग एयर टेम्परेचर है उससे इसको कोई भी मतलब नहीं होता है। इसका फिलामेंट का टेम्परेचर डिपेंड करता है, मैटर करता है। डिफरेंट कलर लाइट आउटपुट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्ड ग्लासेस। तो आपका जो आउटर ग्लासेस था, ठीक है, तो वो जो हम लोग डिफरेंट कलर का यूज़ करेंगे तो हम लोग लुमिनस फ्लक्स के का जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इनकंडेंसेंट बल्ब का लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स हम लोग देखेंगे। लो एफिशिएंसी होता है, ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, एंड कलर लाइट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग डिफरेंट कलर ग्लासेस एनक्लोजर्स ओनली। ठीक है, तो ये हम लोग आउटर जो आपका पार्ट है उसको चेंज करके ही हम लोग को सिर्फ कलर लाइट मिल सकता है। बाकी जबकि हम लोग दूसरे लैम्प्स वगैरह में देखेंगे कि हम लोग फिलामेंट का मटेरियल चेंज करके हम लोग उसमें डिफरेंट कलर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा इनकंडेंसेंट लैम्प। नेक्स्ट है हमारे पास टंगस्टन हैलोजन लैम्प। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन था दैट इज डिस्चार्ज लैम्प्स। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।